नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम इससे ऊपर का कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हमें पेज नंबर 79 से स्टार्ट करना था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र में क्या था। तो वुड का आदेश पत्र 1854 ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव व सिफारिशें दी। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करेगा, प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करेगा तथा मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना आदि है। आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य विषय, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए। अगला है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा संबंधी जो संस्तुतियाँ दी, उससे भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को नई दिशा में मोड़ा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा कब हुई। तो इसका उत्तर है, 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किए गए, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 कहा गया। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति ने क्या सुझाव दिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यशपाल समिति 1992 से 93 ने अपनी रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा शिक्षा बिना बोझ के प्रस्तुत की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए, जैसे पाठ्यक्रम को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य न दिया जाए तथा पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस प्रकार यशपाल समिति ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षताएं पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना विद्यालय में आने से पहले भी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चों को सीखने की गति प्रगति अलग अलग होती है। तो सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियाँ के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान NIEPA, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU IGNOU, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर पर प्राप्त करना है। मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अंततः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तक, 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। राष्ट्र स्तर पर की भी उसी के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया है कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है, किंतु असंभव नहीं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरदायी अभिकरण निम्नलिखित हैं, जो कि हैं जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, संपूर्ण साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन। अगला है प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के प्रयास बताइए। और एक और प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान की निम्न विशेषताएं हैं। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर, बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। अगला प्रश्न है, NPEGEL कार्यक्रम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षक के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, जुलाई
96 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में केंद्रीय शासन की नई शिक्षा योजना है जो जुलाई 2004 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय भोजन व्यवस्था सहित 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं समाज के अत्यंत दुर्लभ एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है। यह एक अत्यंत जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दे छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा से में सर्व सुलभता से क्या आशय है? तो प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के करीब होना, ताकि बच्चे अकेले विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका का अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी नामांकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण कारण भी इस आयोग की नियुक्ति के हैं। शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना और शिक्षा के सर्वतोन्मुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार, पूर्ण नियुक्त दोनों आयोगों के सुझावों एवं उन पर हुई कार्रवाई का परीक्षण, शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उसमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, SOPT के निम्नलिखित कारण हैं। NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, BEP क्या है या बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और एक और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य तथा इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नवत उद्देश्य हैं। पहला है विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों के वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना। तीसरा पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। चौथा पॉइंट है सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं। तो कार्य क्या है? ये पहला कार्य है प्रबंधकीय व्यवस्था। इसका है प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। और अगला पॉइंट है अकादमिक व्यवस्था। प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमेट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, विकास खंड स्तर पर बालक
ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संस्थान संसाधन केंद्र NPRC की स्थापना की गई है। अगला है इसी का है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य। तो पहला पॉइंट है संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध कराना शामिल है। अगला पॉइंट है शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। अगला पॉइंट है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो चयनित जनपदों में बेसिक शिक्षा तथा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को संचालित करना मुख्य लक्ष्य है। तो अगला प्रश्न देखते हैं DPEP क्या है, इसका परिचय दीजिए। DPEP परियोजना के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। DPEP परियोजना के कार्य। तो DPEP परियोजना के 3 मुख्य कार्य हैं, जो कि भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव कर बढ़ाना तथा उनके हर्ष व अवरोध में कमी लाना। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों को 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना। सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्गों के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। बेस लाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति स्तर में 25% तक तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। अगला प्रश्न है जनशाला कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के साझा प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? और एक और प्रश्न है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से आप क्या लाभ है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालयों के प्रति आकर्षित हों। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह के से 2 माह के अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम में के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सके। इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक साधन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिला परियोजना कार्यक्रम की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला परियोजना कार्यक्रम की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरणा प्रदान करना तथा समस्याओं का समाधान करने के विद्यालय तक भेजना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। एक और प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। और एक और प्रश्न है हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा नव पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष वय वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश कराया जाएगा तथा 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वयन होना होगा जिसके द्वारा गरीब माता पिता तथा उनके श्रमिकों बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपद में NCLP संचालित किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल समिति ने बिना बोझ के शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए। और एक और प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव क्या थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यशपाल समिति के बिना बोझ के शिक्षा हेतु सुझाव। हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसतन भार 4 किलोग्राम से लगभग है। हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। बचपन के शुरू के दिनों में से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज प्रकृति या क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं है। स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों तथा अन्य लोगों के द्वारा आमतौर पर अपने वातावरण में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली, मुहावरे तथा अभिव्यक्ति शैली के दर्शन नहीं होते हैं। पाठ्यपुस्तक की कृत्रिम भाषा शैली के कारण जीवन की दूरी बढ़ती जाती है, जो स्कूली ज्ञान से जुड़ी बोझ की भावना को और भी बढ़ा देती है। नर्सरी शिक्षक तथा अभिभावक छोटे बच्चों को बाह्य औपचारिक अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकों का बोझ डालने के लिए स्वयं को बाहर महसूस करते हैं। बाह्यता की यह भावना इस भ्रांति से उत्पन्न होती है कि यदि किसी बच्चे का शैक्षिक प्रशिक्षण कम आयु में शुरू नहीं किया जाएगा तो वह बाद के वर्षों में तीव्र गति के शिक्षण व प्रतियोगिता भावना का सामना नहीं कर पाएगा। पाठ्यक्रम के बोझ की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी आधारभूत समस्याओं के बावजूद पाठ्यक्रम के बोझ की यह समस्या ग्रामीण भारत में भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं वरना उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करने उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ ही मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। अगला प्रश्न है, सन 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला प्रश्न है, निषेधन सिद्धांत क्या है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता को शिक्षित किया जाए अथवा किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषीय का कार्य कर सकेंगे। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों का शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए ही की जाए, जहाँ से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग की तक पहुँच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोपयोगी निषेधन सिद्धांत अथवा निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में दो बातें। पहला, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व एवं शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं बताइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगमकर्ता जो सूचना को अर्धबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व प्रशिक्षण की प्रक्रिया की गतिमान रहे। प्रत्येक बच्चों को उसके सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता। बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधि आयोजन में दक्षता जिनसे सभी बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध हों। बच्चों की सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा हेतु NCFTE 2009 के मुख्य सुझावों का प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। तो प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीक को समाहित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को उद्यतन रख सकेंगे। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या स्वयं सीख सकें। समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालयों के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण यानी विजन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का समाहित किया जाना आवश्यक है। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष तक प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए जहां सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यावहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सकें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगमकर्ता जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। शिक्षक कक्षा में विद्या शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो। प्रत्येक बच्चों को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता। प्रत्येक बच्चों की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता। भाषा एवं गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण। बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षताएं पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना विद्यालय में आने से पहले रहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्र के प्रति दृष्टिकोण। सभी बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं अंतर्निहित क्षमता होती है। सीखने एवं अभिव्यक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। बच्चे अपने आप अनुभव द्वारा स्वयं करके, स्वयं बनाकर, प्रयोग करके एवं पढ़कर सीखते हैं। साथ ही साथ दूसरे से भी विमर्श करके, पूछकर, सुनकर, उस पर चिंतन व मनन करके तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करके भी सीखते हैं। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है।
सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए, अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाना प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। अगला प्रश्न है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? तो इसका उत्तर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्य की अस्पष्टता, अप्रशिक्षित एवं स्नेहविहीन अध्यापक, अनुसंधान व नवाचारों की कमी इत्यादि, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अगला प्रश्न है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की, जो कि है भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री मुद्रित सामग्री और गैर मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, बोधात्मक पैकेज खंड 1 और क्रियाशील पैकेज खंड 2 ये आता है। गैर मुद्रित सामग्री में आता है ब्लॉक पहेलियाँ, खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियाँ, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, गणित किट, पुस्तकें, कक्षा का सामान, कुर्सी, मेज, चटाइयाँ, बक्से, ब्लैक बोर्ड ये सब आता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति के 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य, जिनका निश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ में से लिया जाएगा, जो विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित निर्देशित एवं लेखपाल, एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य, विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण, निःशक्ताग्रस्त बालकों का चिंतांकन एवं नामांकन सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना, विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापक गण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रखें। अगला प्रश्न है, भारत के आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास, ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले। ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, मुंबई तथा बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसी प्रकार एक फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा खोला गया। इस विद्यालय में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बालकों को पुस्तक तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उन्नयन में बालक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? इसका उत्तर देखते हैं। शैक्षिक उन्नयन में बालक संसाधन केंद्रों की भूमिका, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC बेसिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों का प्रशिक्षण देकर स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षण को देना है। अगला प्रश्न है, ECCE के क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा का और बाल मध्यम प्रयोगशाला परियोजना के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव है, इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
जो कि है बालकों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजन करने वाली सस्ती वस्तुओं में मॉडलों का विकास करना, राज्य स्तर पर आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए विशेषज्ञ सेवाओं का विकास करना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ECCE की दिशा में नवीनतम प्रगति की विभिन्न कार्यरत संस्थाओं को सूचना देना, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास करना, छोटे बच्चों के विकास से सीधे और आमतौर से संबंधित शैक्षिक माध्यम के तुलनात्मक प्रभावशीलता का पता लगाना। 1982 से CPL यानी बालक मध्यम प्रयोगशाला का विस्तार आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा की परियोजना के रूप में हो गया। इसके उद्देश्य आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को सहायता देने और बल प्रदान करना था। SOPT का पूरा नाम लिखिए, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। और एक और प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, SOPT का पूरा नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। तो SOPT के कारण और SOPT के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करना की क्षमता का विकास करना, अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कौशल एवं कला केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। एक और प्रश्न है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत करना था। 1990 में PMOST ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें OBB के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा निम्न है। विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम में के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों पर उल्लेख है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उनकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। एक और प्रश्न है, शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। एक और प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। डाइट के कार्य, प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्र को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास, परीक्षण मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षक करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका लिखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा का एक समान ढांचा तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर पैदा करना था। इसके प्रमुख कार्यों में सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना आदि। तो अगला प्रश्न है, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, बच्चों को विद्यालय आने से के लिए आकर्षित करना। तो दोस्तों, आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपका जो हमारे प्रश्न थे ये भी समाप्त होते हैं। तो पेपर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब पेपर 3 का कराया जाएगा अगली वीडियो में, शुरू से पूरी सीरीज़। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका पेपर अच्छा हो, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं 2020 का ये और ये 22 का दिया हुआ है, इस तरीके से 23 का दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो ये वहाँ देख लेना। और बाकी ये सारे प्रश्न आपको पूरी सीरीज़ में पढ़ा दिए गए हैं, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।